नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अमित करियर एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रस्तावना की चर्चा कर रहे थे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता शब्द के मायने को समझा हुआ था, और आज हमें समाजवादी व्यवस्था के बारे में समझना है। समाजवाद क्या है? कि आपके भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो शब्द समाजवादी शामिल किया गया है, सोशलिज्म कहें, सोशलिज्म क्या है? तो समाजवादी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि समाजवादी व्यवस्था वैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले था नहीं। हम लोगों ने अनुच्छेद 38 के अंतर्गत इसका जिक्र किया हुआ था जब संविधान बन रहा था उसी टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम लोगों ने समाजवादी व्यवस्था को या समाजवादी जो शब्द है, इस व्यवस्था को हम लोगों ने अपने प्रस्तावना में डाल करके विश्व स्तर पर हम लोगों ने ये दिखा दिया कि हम भी समाजवादी व्यवस्था के पोषक हैं। हालांकि देखिए, कहानी शुरू होती है ये आपके द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तो हालांकि युद्ध तो अब हुआ नहीं, ऐसे सामान्य में ऐसे युद्ध नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद शीत युद्ध का दौर चला। और शीत युद्ध के बारे में बता दूं तो आपको कि शीत युद्ध एक ऐसा दौर होता है जहां पर दो आमने सामने दो पार्टियां खड़ी रहती हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन वेपन्स के माध्यम से या हथियार के माध्यम से युद्ध होगा नहीं, बस वाक युद्ध चलेगा। इन फ्यूचर की कभी भी वो युद्ध हो सकता है, परंतु ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी जिसमें कि युद्ध हो जाए। जैसा कि अभी आप लोग जानते भी हैं कि इस टाइम पे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, और ऐसे जब शुरुआत में युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम पे हमें ये लग रहा था कि पूरा विश्व उस युद्ध में शामिल हो जाएगा और थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अभी होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो ये जो दौर चल रहा है वो शीतकालीन दौर चल रहा है, शीतकालीन युद्ध का दौर चल रहा है। तो ये शीत युद्ध जो है वो दो पार्टियां युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं कि कभी भी युद्ध हो सकता है, परंतु युद्ध जैसी स्थिति आती नहीं है और युद्ध नहीं होता। यही आपका शीतकाल है, शीतकालीन या कहे शीत युद्ध का दौर कहते हैं। तो वर्तमान में शीत युद्ध का दौर चल रहा है। ये अभी नहीं बल्कि 1945 से ही शुरू हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इसी टाइम पे 1945 ईस्वी में ही एक संस्था का गठन किया गया जिसे हम लोग कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जिम्मेदारी थी कि ये देखरेख करेगा या प्रयास करेगा कि थर्ड वर्ल्ड वार ऐसा हो ना पाए जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। तो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, फिर भी हम लोग देख रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध फाइनल हो चुका था। अमेरिका एक तरफ था, रसिया एक तरफ था। दोनों एक तरीके से गुट था, और ये गुट चाहता था कि अमेरिका चाहता था कि हमारी व्यवस्था है, जो अमेरिका में व्यवस्था है, जैसे कि हम लोग देखें, अगर व्यवस्था की बात करें जिसके आधार पर शासन का संचालन या कहें कि समाज की जो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, तो उसके लिए आपके दो शब्द या दो व्यवस्था निकल करके सामने आती हैं विश्व स्तर पर। ये दो व्यवस्था थी, एक थी आपकी पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, दूसरा था समाजवादी व्यवस्था। ये पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था, उसी टाइम पे ये लोगों के यहाँ जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, उस अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चलाया जाए। अब देखिए, पूंजीवादी का जो समर्थक देश रहा है, समर्थक देश, ये आपका यूएसए, और समाजवादी व्यवस्था का जो पोषक है वह है आपका रसिया। ये रसिया जो जिसे यूएसएसआर के नाम से जानते थे। तो ये रसिया जो था वो समाजवादी व्यवस्था का पोषक था और पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक रहा है यूएसए। तो यूएसए चाहता था कि पूरा विश्व पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करे और रसिया चाहता था कि समाजवादी व्यवस्था को फॉलो करे। तो एक तरीके से द्वंद्व चल रहा था रसिया और यूएसए के बीच में। तो हुआ क्या, भारत कहाँ है इसमें? भारत
ना तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहा था, ना ही समाजवादी व्यवस्था को। हालांकि इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं में से कोई अपनाना ही था। भारत ने समाजवादी व्यवस्था को शामिल भी किया था अनुच्छेद 38 में, लेकिन हमने प्रियम्बल में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया था। तो कौन सा ऐसा टाइम आ गया या कौन सी ऐसी स्थिति आ गई जिसमें हम लोगों को दिखाना पड़ा कि हम लोग भी समाजवादी व्यवस्था के पोषक हैं। तो इसी की कहानी हमें समझना है। थोड़ा सा उसको समझने से पहले हम लोग पहले समझ लें कि पूंजीवादी व्यवस्था है क्या, समाजवादी व्यवस्था क्या है, इसको समझते हैं। जैसे अगर हम लोग एक छोटा सा उदाहरण के रूप में समझें तो पूंजीवादी व्यवस्था वह जहाँ जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण देश के कुछ लोगों के पास होगा। और जो समाजवादी व्यवस्था है इसमें कहा गया कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सरकार का हो गया, या कहें कि पूरी जनता में बांटा जाएगा, पूरी जनता का होगा। तो पूरी जनता इन द सेंस ये कि सभी लोग किसी एक ही क्षेत्र पर अधिकार कैसे कर सकते हैं। जैसे आप समझिए, अगर आपका खेत हो और उस खेत में किसान जुताई कर रहा हो और जुताई करने के दौरान ही वहाँ से कोई खनिज पदार्थ निकल जाए, मान लीजिए पेट्रोलियम निकल जाए या कोयला निकल जाए या किसी भी तरीके का कोई खनिज पदार्थ निकल जाए, अब तो वो उसके खेत में निकला है तो जाहिर सी बात है वो उसका होना चाहिए। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था क्या कहती है कि जिसके यहाँ वो चीज प्राप्त हुई है वो उसी का अधिकार होगा उस क्षेत्र पर, मतलब ऑनरशिप उस व्यक्ति के पास होगी। यदि पूंजीवादी व्यवस्था है तो जिसके खेत में वो तेल का कुआं निकला है या कोयले की खदान निकली है, अब सारी व्यवस्था उसकी होगी, सारा अधिकार उसका होगा। तो हो सकता है उसको दोहन करने के लिए बहुत सारे लोगों को वो लगाए, बहुत सारे लोगों को नौकरी दे। तो ये किसी जो संपत्ति है वो संपत्ति किसके हाथ में आ गई, एक लोगों के पास आ गई। अब हो सकता है कि जो जिससे इनकम हो, समाज में कुछ लोगों को तो काम मिल रहा है, जो इनकम होगी वह इनकम उस व्यक्ति के माध्यम से जो ऑनर होगा जिसकी ऑनरशिप होगी उस कुएं पर या तेल के कुएं पर, जो आपका कोयला खदान है खदान पर, तो वो जो भी लाभ होगा उस लाभ का वितरण वो स्वयं से करेगा। हो सकता है कि लोगों के लिए अच्छे के लिए करे, हो सकता हो कि ना भी करे, वो तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा। ये पूंजीवादी व्यवस्था है। देश के आर्थिक संसाधन के ज्यादातर हिस्से पर अधिकार पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ विशेष वर्ग के लोगों के पास होता है और वो अपने तरीके से उसका वितरण करते हैं। लेकिन अगर समाजवादी व्यवस्था है तो समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो तेल का कुआं, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ किसी के खेत में तेल का कुआं निकलता है तो वो क्या करेगा, हमारे यहाँ सबका अधिकार होगा। तो सबका अधिकार होने का तात्पर्य क्या है, क्या सभी लोग जाएं लोटा बाल्टी लेकर के वहां से निकालें और ले जाकर के अपना बेचे, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करें? तो ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसे होगा, कैसे सबके लिए समान व्यवस्थाएं होंगी? तो उस पर जो तेल का कुआं था उस पर अधिकार किसका होगा, सरकार का। अब वो सरकार वहां से तेल का दोहन करेगी, उसको बेचेगी या इस्तेमाल करेगी, जिस भी तरीके से उसको करना चाहे वो करेगी, और उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को इस तरीके की व्यवस्था बनाएगी कि जिससे समान रूप से उसका वितरण हो सके, या सबके लिए जो व्यवस्था बनाएगी उस पैसे से जो इनकम हुई थी उसका वितरण समान रूप से कर देगी, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से या किसी भी तरीके से लोगों में समान रूप से वितरण करे। ये आपकी समाजवादी व्यवस्था है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, समाजवादी व्यवस्था क्या है। अब भारत में समाजवादी व्यवस्था, हालांकि देखिए पूंजीवादी व्यवस्था भी लोगों के कल्याण की बात करता है, समाजवादी व्यवस्था भी लोगों के कल्याण की बात करता है। आगे चल करके देखें, समाजवादी में भी दो तरीके का समाजवाद आया। अब ये समाजवाद किस तरीके से लागू हो तो इसके लिए तरह तरह के लोग हैं, लोगों ने अपना विचार दिया। जैसे हम लोग कार्ल मार्क्स की विचारधारा को देखें तो बड़ी प्रचलित विचारधारा है और ये भी इसमें भी संघर्ष की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कहें समाजवादी व्यवस्था लागू करने के लिए ऐसे सामान्य में समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। इनके अनुसार जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स के अनुसार हम देखें ये समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए इनके अपने ये क्या होता है कि अगर समाजवादी व्यवस्था को लागू करना है तो ऐसे सामान्य समाजवादी तुलना करके ये कहेंगे समाजवादी आ जाएगा तो संभव नहीं है। इसके लिए जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, उन समाज में रहने वाले लोग को हम दो भागों में अगर बांट ले, एक होगा अमीर, दूसरा होगा गरीब। अमीर और गरीब। तो होगा क्या, इस गरीब को इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है गरीब के लिए वह है आपका सर्वहारा।
सर्वहारा। और इन्होंने अमीर शब्द के लिए जो प्रयोग किया है उसके लिए किया है बुर्जुआ। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक है आपका बुर्जुआ वर्ग, दूसरा है सर्वहारा। कहीं कि सर्वहारा मतलब सबके लिए समान व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि सारे संसाधन उनके पास हैं, सारे संसाधन बुर्जुआ के पास है, और संसाधन विहीन है सर्वहारा बेचारा मजदूर है। वो क्या करेगा, इनके द्वारा लगाए गए फैक्ट्री में काम करेगा, और काम करेगा जब ऑनरशिप किसी एक व्यक्ति पूंजीवादी के अंतर्गत होगी, एक व्यक्ति के अंदर होगी, एक व्यक्ति के पास होगी, तो वह क्या करेगा, इसका दोहन भी कर सकता है। हो सकता है कि हमें 200 रुपये मजदूरी के स्थान पर वो 150 रुपये में ही देकर के काम करवाए, क्योंकि मजदूरों की कमी नहीं है, मजदूर बहुत सारे हैं। तो होगा क्या, इसका शोषण होगा, और शोषण करने वाला कौन, शोषित। एक तरह से यहां पर क्या होगा, कार्ल मार्क्स के विचार के अनुसार सर्वहारा को उठना होगा, खड़े होना पड़ेगा। वो क्या करेगा, बुर्जुआ वर्ग जो है उन बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में संघर्ष होना चाहिए। सर्वहारा के लिए बताया कि बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए। जब समाप्त हो जाएंगे तभी, जब ये समाप्त होंगे तभी समाजवादी व्यवस्था लागू हो सकती है, अदरवाइज लागू नहीं हो सकती। इनके कहने का अनुसार यह है कि सर्वहारा क्या करे, बुर्जुआ को समाप्त करे, जितने भी आर्थिक संसाधन उन आर्थिक संसाधन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, तब जाकर के समाजवादी व्यवस्था लागू हो सकती है, नहीं तो समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। हालांकि भारत की बात करें, भारत ने क्या कार्ल मार्क्स के विचार को अपना लिया, तो शायद नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी हमने हाल फिलहाल में स्वतंत्रता प्राप्त किया हुआ है, और भारत में समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए, उधर संघर्ष भी चल रहा है, तो हम किसकी तरफ जाएं, इसलिए हमने समाजवादी व्यवस्था तो अपना लिया, कार्ल मार्क्स के विचार को नहीं, बल्कि गांधीवादी विचारधारा को हमने अपनाया है। गांधीवादी विचारधारा को समाजवादी व्यवस्था लागू करने के लिए अपनाया है कि समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु कार्ल मार्क्स के विचार के अनुसार नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ समाजवाद, भारतीय संविधान में जो समाजवाद है वो एक विशिष्ट प्रकार का समाजवाद है। अब हम लोग देखें, भारत में जो समाजवाद है वह समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद, इसमें क्या होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद में इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य लोगों की आय में, लोगों की आय की असमानता को कम करना, असमानता को कम करना। दूसरा क्या है, जितने भी वंचित हैं, शोषित हैं, उन लोगों के पास जितनी भी जो सुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं को प्रदान करना इसका उद्देश्य है। शोषित एवं वंचितों को सुविधा प्रदान करना ये उद्देश्य है, जिससे कि जब लोगों के पास समान सुविधाएं होंगी तो समाजवाद या कहें समानता आ जाएगी। अब उसी समानता को लाने के लिए समाजवादी व्यवस्था लाई गई, लेकिन समाजवादी में भी कौन सी, लोकतांत्रिक समाजवाद। और ये लोकतांत्रिक समाजवाद कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे यहाँ क्या होगा, सरकार होगी। सरकार कैसी होगी, वह लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होगी, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। अब यहाँ पर एक सरकार होगी जो लोगों द्वारा चुनी जाएगी, लोगों मतलब जनता द्वारा चुना जाएगा। अब जनता चुनेगी सरकार को, और सरकार को ही यह दायित्व होगा, सरकार का यह दायित्व होगा कि वो जितनी भी चीजें हैं उनको समान रूप से उस पर नियंत्रण करे, और नियंत्रण करके उनसे जो लाभ हो रहा है उस लाभ को समान रूप से वितरित करे।
अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या? एक सरकार होगी, सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाएगी, सारा अधिकार किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। और सरकार को अधिकार दे कौन रहा है? जनता दे रही है। और जनता सरकार को पावर दे रही है कि सरकार कोई भी कानून बनाए और कानून बना करके या योजना बना करके जो भी संसाधन है उन संसाधन का समान रूप से वितरण करेगी। इससे धीरे धीरे क्या होगा? लोगों की आय में असमानता समाप्त हो जाएगी, समानता आ जाएगी, लोग समान हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं भारत के आज़ादी के तुरंत बाद आप देखेंगे बैंकों का बहुत सारा राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, बहुत सारी जो कंपनियां या उद्योग थे उन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे कि उस पर अधिकार किसका हो जाए? सरकार का अधिकार हो जाए और सरकार जो भी इनकम वहां से प्राप्त कर रही है उसका समान रूप से वितरण करे। आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि शुरुआत में पहली बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर उसके बाद में ये राष्ट्रीयकरण का दौर चलता ही रहा है। तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि कब और किसके शासन काल में और कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको जरूर रिप्लाई कीजिएगा। फिलहाल आते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में है जिसका उद्देश्य क्या है कि शोषित और वंचित लोगों को सुविधा प्रदान करना। अब ये समाजवाद तो हमने देख लिया कि समाजवादी व्यवस्था का मतलब क्या है, भारत में समाजवाद का क्या अर्थ है, लेकिन हमने जो छुपा के रखा हुआ था वो हमने संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में ला करके दिखा दिया, पूरे विश्व को दिखा दिया कि हम रूस के समर्थक तो नहीं लेकिन हम भी समाजवादी व्यवस्था के पोषक हैं। हालांकि मजबूरी तब बन गई जब पूंजीवादी व्यवस्था लागू करने के लिए अमेरिका द्वारा हमें खूब प्रेरित किया जा रहा था और खूब हमें व्यवस्थाएं दी जा रही थी कि हमारी व्यवस्था को मान लिया जाए, हमारी बातों को मान ले, भारत भी मान ले, भारत हमारे गुट में शामिल हो जाए। लेकिन भारत शामिल नहीं हो रहा था। तब जब भारत को देखते देखते या भारत का इंतजार करते अमेरिका थक गया तो फिर क्या हुआ? उसने ऑफर किया चीन को, ऑफर किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भारत का दुर्विरोधी राष्ट्र। इसको मौका मिला ही क्या, भारत के विरोध में जाकर के यूएसए के साथ खड़ा हो गया। और जब यूएसए के साथ भारत चला गया, यूएसए के साथ पाकिस्तान चला गया तो भारत के पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि जब दो विकल्प है और एक विकल्प आपके साथ आपके लिए, आपको पता है कि हमारा दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान अगर यूएसए के साथ शामिल हो गया है तो हम वहां नहीं जा सकते। ताकि आपको पता होगा कि आपके दैनिक जीवन में अगर कहीं किसी गुट में शामिल होने के लिए, मान लीजिए 2 गुट है, 2 गुट में आपको शामिल होने का विकल्प है, आप नहीं अभी कहीं नहीं जाए, लेकिन आपका एक दुश्मन जब एक ग्रुप में शामिल हो गया तो आप ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप तो उस ग्रुप में नहीं जाएंगे। इसलिए पूरे विश्व में लोगों ने ये मान लिया कि भारत क्या है, भारत तो पूंजीवादी व्यवस्था को अब अपना नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान ने इस व्यवस्था को अपना लिया है। अब यूएसए के ग्रुप में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो भारत के पास एक ही विकल्प था, वह था रसिया। तो भारत ने 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में ये शामिल कर दिया कि हम समाजवादी व्यवस्था के पोषक हैं। दिखा दिया इसी टाइम पे हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल किया। उम्मीद है कि समाजवादी व्यवस्था कैसे लाई गई, क्यों लाई गई, ये चीजें हमने समझ लिया होगा। ठीक है, फिलहाल आगे देखें तो वर्तमान के दौर की बात करें। अब आप वर्तमान में कहेंगे कि भाई अभी वर्तमान की जो सरकार है वो तो बहुत सारी चीजों को प्राइवेट कर रही है, तो समाजवादी व्यवस्था थी, एक बार राष्ट्रीयकरण किया गया तो फिर अभी लोगों के हाथ में क्यों दिया जा रहा है? तो आप देखेंगे आगे चलेंगे, जब 1991 का दौर आएगा तो यूएसएसआर जो एक यूनाइटेड संघ हुआ करता था रसिया का, वह रूस का हो गया विभाजन। जब रूस का विभाजन हो गया, लीडर ही चला गया, लीडर ही नेतृत्व करने के लिए नहीं तैयार है, तो हमारे पास क्या होगा? हमारी मजबूरी होगी, हम क्या करेंगे? हम व्यवस्था को अपनाएंगे, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने पूंजीवादी व्यवस्था नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जब 1991 में लाई गई थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, तो हम लोगों ने क्या किया? हमने निजीकरण भी करना शुरू कर दिया। निजीकरण की व्यवस्था को तो शामिल कर लिया, लेकिन आंतरिक रूप से हम लोग समाजवादी व्यवस्था के ही पोषक रहेंगे, ऐसा कांग्रेस सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया।
जब हमने देखा कि हमारे पास समाजवाद, हमें समानता नहीं आ पा रही, समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है, तो हमने एक दूसरी सरकार, जो दूसरा तरीका अपनाया, वर्तमान सरकार जो कर रही है कि पूंजीवादी तरीके से या निजीकरण के माध्यम से समाजवाद या कहें समानता आ जाए। तो यह एक प्रयास है, बाकी आगे किस तरीके से क्या होगा। तो भारत में समाजवादी व्यवस्था है, लोगों में के असमानता, लोगों में जो असमानता है उस असमानता को समाप्त किया जाए और लोगों को व्यवस्था दिया जाए, लोगों में समानता आए। जैसा कि आपके सामने मैं अगर एक उदाहरण बताऊं आपको, तो गैस सिलेंडर का एक व्यवस्था है। जब मोदी जी की सरकार नहीं थी 2014 से पहले, आपने देखा होगा कि आपको सिलेंडर मिलता था 500 साढ़े 400 रुपए के आसपास, और वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, वर्तमान में 2014 के बाद वही सिलेंडर का रेट बढ़ करके हो गया 600 700 800 900। आज तक ये पता ही नहीं हो पाया कि कितने का सिलेंडर एक बार में मिलता है, जब लेने जाते हैं तभी पता चलता है। तो क्या था वो, आपको 540 रुपए या 450 रुपए में जो गैस मिलती थी, क्या उसका वास्तविक मूल्य वही था? तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है। उस टाइम पे जो मूल्य था वह भी मूल्य ज्यादा था, लगभग 800 900 रुपए के आसपास उस टाइम भी एक सिलेंडर का रेट पड़ता था। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार समाजवादी व्यवस्था लागू करना चाहती थी, सरकार लोगों में समानता लानी चाहती थी। इसलिए सरकार ने निर्धारित किया कि हम सबको सिलेंडर देंगे। सरकार सबको सिलेंडर देना चाहती थी, इसलिए सरकार ने कहा, कंपनी से डील किया, कहा कि आधे पैसे आप कस्टमर से लीजिए और आधे पैसे मैं आपको दे रहा हूं। इस तरीके से लोगों के पास सिलेंडर पहुंच भी जाएगा और वास्तविक में रेट क्या है उनको पे भी नहीं करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, आधा पैसा पे करेंगे, आपको मैं आधा पैसा दे रहा हूं तो आपका रेट बराबर मिल गया। तो इस तरीके से उनको गैस मिल जाएगी, लोगों में समानता आ जाएगी। एक कदम था इसकी तरफ, लेकिन इससे कालाबाजारी बढ़ने लगी। कालाबाजारी बढ़ने का मतलब यह कि लोगों में जागरूकता नहीं थी कि हम सिलेंडर का उपयोग करें। सिलेंडर से लोगों को डर लगता था, लोग डर रहे थे, इसलिए सिलेंडर का कनेक्शन, तो गैस का कनेक्शन तो उन लोगों ने करवा लिया, कुछ लोगों ने करवा लिया, लेकिन वो इस्तेमाल करते नहीं थे। उसका उपयोग कौन करता था, दुकानदार करता था। जब दुकानदार सिलेंडर का उपयोग कर रहा है, आपके गैस कनेक्शन का उपयोग कर रहा है, तो आपको क्या लाभ हो रहा है, कुछ नहीं। जितनी भी इनकम हो रही है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो रहा है, और वो व्यक्ति अब स्वयं प्रोग्रेस कर रहा है, इनकम उसकी बढ़ रही है और नाम किसका चल रहा है, दूसरे का। सरकार ने जब इस चीज का एनालाइजेशन किया, 2014 के बाद की सरकार ने जब इस व्यवस्था का एनालाइजेशन किया, तो उसने कहा क्या, हम एक काम करते हैं, हम कंपनी को ना दे करके हम उस व्यक्ति को देते हैं जिसके नाम का कनेक्शन है। तो कनेक्शन के आधार पर उनको, जब उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कम से कम आधे पैसे का प्रॉफिट तो होगा, और इधर जो कालाबाजारी हो रही है, जो ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सरकार ने तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी दिया था, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे वो व्यवस्था निजीकरण होती चली गई, और वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कोई सब्सिडी नहीं आ रही। तो इस तरह से भारत में बहुत सारे ट्रायल चले कि समाजवादी व्यवस्था को लाया जाए, लेकिन अभी तक कोई समाजवादी व्यवस्था लागू हो नहीं पाई है। लेकिन प्रयास यह रहेगा कि आगे चल करके समाजवादी व्यवस्था लागू हो। देखिए किस तरीके से होता है। लोगों की आय में असमानता कब खत्म होती है, यह अभी कुछ निर्धारित नहीं है। तो उम्मीद है कि समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी शब्द का मायने आपने समझ लिया होगा कि समाजवादी व्यवस्था क्या है। आगे, जब भी आपको समाजवादी का अर्थ पूछा जाए या कहें कि भारत में समाजवाद किस प्रकार का है, तो एक विशिष्ट प्रकार का समाजवाद है, जिसमें आपके लोकतांत्रिक समाजवाद, जबकि विश्व के किसी भी अन्य देश में इस तरीके का समाजवाद नहीं है। तो ये एक अनोखी विशेषता है, भारत में विशिष्ट प्रकार का समाजवाद है। और समाजवाद का तात्पर्य क्या है, आपको यदि सीधे सीधे जानना है कि समाजवाद क्या है, लोगों की आय में असमानता कम करने के लिए, लोगों में समानता स्थापित करने के लिए यह व्यवस्था लाई गई है कि सब में समानता हो। जब सब में समानता होगी तो सब में बंधुता होगी, भाईचारा होगा, सब में एकता होगी। जब एकता होगी तो अखंडता नहीं होगी। तो हमने इस लक्ष्य के साथ इस आदर्श वाले शब्द को उपयोग किया है। ये आदर्श निर्धारित करते हैं भारतीय संविधान सभा के सदस्यों। ठीक, फिलहाल
अगले टॉपिक की बात करें या अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। अब ये जो धर्म निरपेक्ष है, इसके लिए हम लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया है इंग्लिश टर्म में, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या है? धर्म निरपेक्ष। यदि हम सीधे सीधे इसके अर्थ को समझें तो इसका अर्थ क्या है? सभी धर्मों को समान महत्व देना। यदि आप वनडे के एग्जाम में जाएंगे तो आपसे सीधा सीधा यही एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। परंतु आप जब हायर एग्जाम में जाएंगे, आप पीसीएस के लेवल के एग्जाम देंगे, आईएएस लेवल के एग्जाम देंगे, तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये भी इसी तरीके, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द एक शब्द ना होकर के वो एक पुस्तक के बराबर के शब्द हैं। यदि उनकी व्याख्या की जाए तो पूरी पुस्तक भर जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत संक्षिप्त तो नहीं, ये कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये है क्या। बाकी देखिए, तो यह आपका पंथ निरपेक्ष शब्द का होता है, अर्थ होता है सभी धर्मों को समान महत्व देना। अब सभी धर्मों को समान महत्व कैसे दिया जाएगा? जैसे अगर हम लोग विश्व में देखें, विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर 3 प्रकार के देश हैं। वह क्या है? अगर राज्यों की बात करें कि राज्य धर्म के आधार पर राज्यों का विभाजन कितने आधार पर, कितने प्रकार में किया गया है, कितने भागों में किया गया है, तो 3 भागों में। एक है आपका अनिश्वरवादी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अथिस्ट। उसके बाद देखिए, एक है आपका ईश्वरवादी, तीसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। अनिश्वरवादी का कहने का तात्पर्य क्या है? अनिश्वरवादी मतलब जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जो ईश्वर को ना मानता हो। यहाँ पे क्या होगा? ईश्वर के प्रमाण को स्वीकार न करता हो, ये आपके अनिश्वरवादी। यहां देखें ईश्वरवादी में क्या है? अच्छा, इनके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, इनके उदाहरण में आपको देखने के लिए मिल जाएगा चीन, रूस। ये जो देश हैं यहाँ पर किसी भी ईश्वर के प्रमाण को नहीं मानते हैं, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। हाँ, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति है ये मानते हैं, परंतु ईश्वर है, ईश्वर किस रूप में है, वहां ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका अनिश्वरवादी देश। कुछ ऐसे देश हैं जो ईश्वर ही सब कुछ मानते हैं। सब कुछ कहाँ है? हर जगह कहाँ है? क्या है? ईश्वर ही है। जैसे कुछ इस्लामिक कंट्री की हम लोग बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आप देखेंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये सब जितने भी देश हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, उनका सारा कुछ समाज के शासन का संचालन, समाज से लेकर के प्रशासन तक की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर क्या है? इस्लामिक ग्रंथ के आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। तो इस्लामिक ग्रंथ के आधार पर शासन संचालन करने वाले लोग जितने भी लोग हैं वो सब उन देशों को हम लोग क्या बोलेंगे? ईश्वरवादी देश कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ईश्वरवादी होने का तात्पर्य क्या है? ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हो, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करें तथा उसी आधार पर शासन का संचालन करें।
इसी आधार पर शासन का संचालन करें। तो ये आपके ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करें कि ईश्वर की सत्ता है और शासन का संचालन भी करें। जैसे हम लोग देखें इस्लामिक कंट्री में समाज में शासन का संचालन या समाज का जो शासन है या समाज का जो संचालन है वो किस आधार पर किया जाता है? वो शरीयत के आधार पर किया जाता है। शरीयत में जितनी बातें लिख दी गई हैं उसी के आधार पर समाज या सोसाइटी के जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सब बनते हैं। तो ये कहेंगे कि क्या भारत के लोग ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते? तो जी बिल्कुल करते हैं। भारत के लोगों में भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन भारत है किस देश में? इनके उदाहरण की अगर बात करें तो हम लोग देखें, यह उदाहरण में आपके देखेंगे इजराइल, सऊदी अरब या जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उन सब की बात कर लेंगे, इस्लामिक देश। तो भारत कहाँ होगा? भारत हमने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को अपनाया हुआ है। धर्मनिरपेक्ष कहने का तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों में विश्वास करता है तथा सभी धर्मों में इसकी अपनी तटस्थता है, सभी धर्मों के बहुत करीब होगा, सभी धर्मों को मान्यता देगा, परंतु किसी धर्म विशेष के आधार पर सत्ता का शासन का संचालन नहीं किया जाएगा। यही आपका धर्मनिरपेक्ष। भारत में शासन का संचालन करने के लिए किसी धर्म को आधार नहीं बनाया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में समाज का संचालन करने के लिए, शासन का संचालन करने के लिए हिंदू रीति रिवाज का उल्लेख स्मृति ग्रंथ में किया गया था, फिर भी हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथ को मान्यता नहीं दिया गया। शासन का संचालन करने के लिए हमने क्या किया? संविधान को आधार बनाया कि संविधान में जिस तरीके की बातें लिखी गई होंगी उसी के आधार पर शासन का संचालन किया जाएगा, उसी तरीके के समाज का विकास भी किया जाएगा। तो भारत क्या है? सभी धर्मों को समान महत्व देने वाला है, किसी धर्म के विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। सभी धर्मों में तटस्थता होगी परंतु किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। यह आपका धर्मनिरपेक्ष। तटस्थता का मतलब क्या? तो क्या सभी धर्मों को छोड़ देगा? तो जी नहीं। भारत की सत्ता, भारत सरकार जब देखेगी कि कोई ऐसा धर्म, जब कोई धर्म या धर्म ही नहीं बल्कि हमने धर्म से भी अंदर जाकर के पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया है। पंथ निरपेक्ष होने का मतलब क्या? सभी धर्मों में अलग अलग पंथ है। जो पूजा पाठ करने वाला धर्मगुरु अपने लिए एक धर्म की स्थापना नहीं कर पाया, वो आगे चल करके क्या हो गया? पंथ बन गया। जैसे जय गुरुदेव क्या है? एक पंथ है। इस तरीके से बहुत सारे बाबा हैं जो अपने पंथ का संचालन कर रहे हैं, पंथ चला रहे हैं, पंथ का विस्तार भी बहुत सारे लोग फॉलो भी करने वाले हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है। तो भारतीय सरकार या भारत में हम धर्म के साथ नहीं बल्कि पंथ के साथ हैं। पंथ में तटस्थता रखेंगे, किसी पंथ के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सभी पंथों को समान महत्व देंगे। हाँ, एक चीज और समझे, जब कोई पंथ, कोई धर्म विलुप्त होने के कगार पर होगा, विलुप्त होने के कगार, जैसे हम लोग देखें भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो जैसे ही भारत सरकार को लगेगा कि यह धर्म या यह पंथ समाप्त होने वाला है तो हम उसको विशेष रूप से महत्व देंगे, थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए उनकी संख्या में वृद्धि हो जाए, वह भी भारत में रहे, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, सभी धर्म के लोग हैं, सबके लिए समान व्यवस्था करनी है। लेकिन इसका एक अपवाद होगा कि सभी धर्मों को समान महत्व देने के साथ साथ ऐसा धर्म, जब कोई धर्म की गिरावट होगी, धर्म के लोगों की गिरावट होगी, जब वह धर्म के लोग समाप्त होने के कगार पर होंगे तो सरकार की तरफ से विशेष रूप से उसको बढ़ावा दिया जाएगा, विशेष रूप से उसको रियायत दी जाएगी, जिससे कि वहां के लोग, उस धर्म के लोग भी अपना जीवन यापन कर सके। हालांकि ये पंथ निरपेक्ष शब्द भी हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन में ही प्रस्तावना में शामिल किया। यह कहाँ था? यह आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत 25 से 28 के बीच में धर्म
अपनाने की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार में था, परंतु हमने 42वां संविधान संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया, मतलब इसको भी जगह दे दिया, या विश्व स्तर पर हमने यह दिखाया कि हम पंथ निरपेक्ष के पोषक हैं, हम किसी ईश्वर के पोषक नहीं है, किसी विशेष धर्म के पोषक नहीं है, हम किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करेंगे। इस तरीके से आज हम लोगों ने दो शब्दों पर चर्चा किया, एक है आपका समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी का अर्थ क्या है? समान रूप से व्यवहार करना, सभी लोगों के लिए समान व्यवस्थाएं करना, जिससे कि लोगों की समानता, लोगों में समानता आए, असमानता को कम करना। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? सभी धर्मों को समान महत्व देना। आगे अगला जो शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्र है, उसको हम लोग समझेंगे कल। फिलहाल के लिए आज ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है आज। ठीक है, फिलहाल धन्यवाद।